Hello students, I Rakesh Chauhan welcome you all in the e-learning classes of physics initiated by Suraj Group of Schools. Today in this video we are going to discuss about the very important topic of chapter 5 laws of motion, and the name of the topic is friction or friction dynamics. So in this topic we are going to discuss that what is friction, what are the various types of frictional forces, and whether the frictional force is necessary or it is disadvantageous. So all that we are going to discuss in this topic, that is called friction. So let us start with the definition of friction. Friction can be defined as an opposing force which acts between the two bodies slides, or we can say sliding or rolling over each other, or tries to slide or roll over each other. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही हों या स्लाइड कर रही हों तभी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स तब भी होता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई एक सरफेस दूसरी सरफेस पर मूव करना चाह रही है, स्लाइड करना चाह रही है, लेकिन एक्चुअल में अभी वो मूवमेंट में नहीं आई है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. Friction is an opposing force that act between the two bodies sliding or rolling over each other, or tries to slide or roll over each other. Suppose I have this block of mass m, तो डेफिनेटली इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ काम कर रहा होगा F इज इक्वल टू mg, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। तो अभी अगर मैं आपसे कहूं क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, योर आंसर विल बी नो, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि अभी ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, मीन्स अब ये जो ब्लॉक है ये इस प्लेन पर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जिधर भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काम करने लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन सरफेस पर चलना शुरू नहीं कर देता है, एक्चुअल मोशन में नहीं आ जाता है, तब तक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन डेफिनेटली एक कंडीशन ऐसी ज़रूर आएगी जब ये एक्सटर्नल फोर्स इतना सफिशियंट हो जाएगा कि अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आने वाला होगा। एग्जैक्टली अभी आया नहीं है, बट इट इज अबाउट टू, और इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। तो उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फ्रिक्शनल फोर्स की, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और एक बार जब ये मोशन में आ जाएगा तो अब फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ी कम होगी, और इस वैल्यू को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ frictional forces. So next we are going to consider types of frictional forces. So as I have discussed, there are 3 types of frictional force. First is static frictional force or static friction. Second is limiting friction.
and the third one is kinetic friction. Kinetic friction. Static friction is denoted by Fs, limiting friction is denoted by Fl, and kinetic friction is denoted by Fk. ओके, तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपसे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं रहती. इसकी वैल्यू एक्चुअली एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगी, एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है. जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स उतना ही ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन तब तक जब तक ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली मोशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में है, दोनों जो सरफेसेस हैं वो एक्चुअल में स्लाइड या रोल नहीं कर रही है. लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है. और तीसरा जो टाइप फ्रिक्शन है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं या रोल कर रही होती है, तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दोनों सरफेसेस के बीच में, उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. सो ऑल दीज थ्री आर हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंस. सो वी विल try to understand all these three with the help of a diagram between the frictional force and applied force. So on y axis I have taken frictional force F, small f. For convenience we have denoted frictional force, any type of frictional force, as a small f, and any type of external force as capital F. So this is F external. सो शुरुआत में जब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो था, तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़ीरो था. लेकिन जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट जो है वो ट्राई करेगा मूव करने के लिए, तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो भी एफ एक्सटर्नल के साथ साथ डायरेक्टली इंक्रीज होगा, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल जब जीरो था तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो. जैसे जैसे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. तो इस फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, एक्चुअल में स्लाइड या रोल नहीं हो रहा है. अब बात करते हैं, सपोज ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की. तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करने लग जाएगा या रोल करने लग जाएगा. तो उस केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो थोड़ा कम होता है. हमेशा याद रखें, जब भी दो सरफेसेस एक्चुअल में मोशन में आ जाती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाता है. जबकि जस्ट जब वो एट द एज ऑफ मोशन होती हैं, जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाली होती है, तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है, स्लाइटली ज़्यादा होता है. तो हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है. इसको मैं एफ एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ओके, इसके बाद ये जैसे ही मोशन में आएगा ये ऑब्जेक्ट, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, और उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. तो इस वैल्यू को हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. और ये यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये O है, ये A है, और इसको अगर मैं B कहूँ तो उस केस में ये O से A तक हम इसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज़ Fs. तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है. It totally depends upon the external force applied. Okay, limiting frictional force and kinetic frictional force ये हमेशा फिक्स होते हैं किन्हीं दो सरफेस के बीच में. Okay, so this is the differentiation of three sort of frictional force: static frictional force, limiting frictional force and kinetic frictional force. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है. उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और उसके बाद फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है. हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की हालांकि वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ये अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है.
लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो एफ एल की है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन से। हालांकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जैसा कि मैंने बताया इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, बट फिर भी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा कम ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ सो फार एज एग्जाम इज कंसर्न, सो यू मस्ट रिमेंबर। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है, तो हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब एक्चुअल में दो ऑब्जेक्ट या दो जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं या रोल कर रही होती हैं, तो उस समय दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ओके, इसको कई बार हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। सो दिस इज अबाउट द फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन दैट फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। So let us discuss why friction is a necessary evil or why friction is said to be a necessary evil. Necessary means friction की हमें ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात करें तो हम उस पर चल नहीं पाएंगे। कोई भी मोशन बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप रोड पर चल रहे हैं, बड़े अच्छे से चल सकते हैं, बट अगर आप किसी स्मूथ सरफेस पर चल रहे हैं और उस स्मूथ सरफेस पर भी हमने ऑयल डाल दिया है या वाटर डाल दिया है तो डेफिनेटली आप स्लाइड कर जाएंगे, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उतना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिल पाता जितना कि हमें चलने के लिए ज़रूरत है। ऐसे ही रोड पर चलना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू रेगिस्तान में चलना। अगर आप किसी डेजर्ट में पर जा रहे हैं, डेजर्ट में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको उतना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिल पाता है जितना कि आपको चलने के लिए ज़रूरत है। तो इसलिए हम कहेंगे फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। बट वाई इट इज़ एविल? एविल इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा अपोजिंग फोर्स हमारे ऊपर लग रहा होगा। जैसे सपोज़ मेरे पास ये कोई बॉल है और इस बॉल को मैंने किसी एक इनिशियल वेलोसिटी v के साथ यहाँ पे रोल किया है, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद जाके ये रुक जाती है। और अगर ये सरफेस प्लेन है तो ये काफ़ी दूर जाके रुकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बॉल और सरफेस के बीच में, वो डेफिनेटली इस मोशन को अपोज कर रहा है। इसी वजह से हमें इसको लगातार मोशन करवाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस बॉल की जगह हम कार को, ट्रक को, किसी व्हीकल को अज्यूम करें तो डेफिनेटली व्हीकल को कांस्टेंट मोशन करवाने के लिए हमें उसके इंजन की हेल्प से लगातार उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और डेफिनेटली उस इंजन को ड्राइव करने के लिए हमें केमिकल एनर्जी, ऑयल, पेट्रोल, डीजल ये सप्लाई करना पड़ता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक बार अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने चला दिया होता तो वो लगातार कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता। तो इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो एन एविल। सो दैट्स वाई friction is a necessary evil, it is sometimes said. So ये आप याद रखें, friction is a necessary evil, ये कई बार एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। So I hope इस लेक्चर में आपको फ्रिक्शन क्या है ये समझ आया होगा, कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है ये समझ आया होगा। In our next lecture we are going to discuss what are the various laws of friction. Thank you very much for watching this video.